सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान के इस वक्त दो सबसे बड़े मसले हैं, एक महंगाई और दूसरा कोरोना। महंगाई के बारे में वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि इतनी महंगाई है नहीं जितना ऑपोजिशन इसका शोर मचा रही है, और ये सब सिर्फ ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल उसी तरह कोरोना के बारे में ऑपोजिशन की राय है कि हुकूमत कोरोना को पीडीएम की तहरीक रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है, वरना हुकूमत ने खुद तो अपने जलसे भी किए और गिलगित बल्तिस्तान में अपनी इलेक्शन कैंपेन भी की, तो क्या उस वक्त मुल्क में कोरोना नहीं था? हुकूमत और अपोजिशन की आपस की लड़ाई तो माजी में भी चलती रही है, मुस्तकबिल में भी ये लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के आदाद शुमार हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक से खतरनाक होते जा रहे हैं। अपोजिशन का अगला जलसा 22 नवंबर को पेशावर में होना है और वहां पर कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है और केसेस की शरह बढ़कर अब 13% तक पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान हुकूमत पहले ही सूबे में कोरोना फैलने की जिम्मेदारी पीडीएम के कोयटा जलसे पर डाल चुकी है। इसी तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र पेशावर इंतजामिया ने पीडीएम को जलसे की इजाज़त देने से माजरत कर ली है, जबकि पीडीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर का यह कहना है कि 22 नवंबर को पीडीएम का जलसा हर सूरत होगा। ऑपोजिशन एक तरफ तो बज़िद है कि हुकूमत कोरोना को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, और पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात यानी पीपल्स पार्टी, जिसकी सिंध में भी हुकूमत है, उसने कराची के 4 अजला में माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। कमिश्नर कराची की जेर सदारत यहाँ पर इजलास हो चुका है और इस बारे में यह फैसला हो चुका कि 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा और 2 में माइक्रो लॉकडाउन लगेगा। ये पूरी सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। कमल शोजब साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मौजूद हैं, कुछ ही देर में रुबीना कायम खानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। तो कमल साहब, ये अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है आपने स्वात में भी जलसे किए, हाफिजाबाद में भी जलसे किए, कन्वेंशन सेंटर में भी वज़ीर आज़म गए, तकरीब में बड़े लोग थे, कल वो फैसलाबाद में मौजूद थे, वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग 300-400 की तादाद में मौजूद थे। तो फिर ये ऑपोजिशन पर क्यों पाबंदी, ऑपोजिशन जलसे क्यों ना करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, कोरोना जो वबा आई हुई है पाकिस्तान में भी थी, कुछ अरसा बहुत अच्छा रहा, रिज़ल्ट कंट्रोल हुआ, हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त इक़दाम किए और उसी इक़दाम के नतीजे में एक बहुत ज़बरदस्त NCOC का फ़ोरम है जो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें तमाम सूबे और दोनों इकाइयों ने मिल के मशावरत की और डिसीजन मेकिंग की और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया। और डे टू डे जो भी स्टैटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, वो NCOC की मीटिंग्स में डिस्कस की जाती हैं। वहाँ पे एक रियल टाइम डेटा जो है वो दिखाया जाता है स्टैटिस्टिक्स के साथ, और फिर उस इलाके के मुताबिक वहाँ पर डिसीजन होता है कि यहाँ पर आपने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, कौन से रेड जोन्स हैं जिनको बंद करना है, और वहाँ के फिर DCs को या शहर की इंतज़ामिया को जो बताया जाता है और उसके मुताबिक वो वहाँ पर रिएक्ट भी करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन को एश्योर करते हैं। आज से 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन लेके गए इस्लामाबाद की मार्कीज़ के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, और उन्होंने वहाँ जाके पटिशन दायर की कि शादियों पे और मार्कीज़ पे या शादी हॉल्स पे पाबंदी ना लगाई जाए और इज्तिमात को जारी रखा जाए। आला अदालत ने डायरेक्शन दी और वो डिसीजन आप अगर पढ़ के सुना दें तो बड़ा अच्छा होगा कि जो हुकूमत इस मामले में डिसीजन कर रही है और जिस किस्म के इक़दाम कर रही है वो इम्प्लीमेंट करना लाजिम व मलजूम है, वरना सिविल या जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं। रुबीना साहिबा, अब ये एक तरफ आप लोग पीडीएम में ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर जलसों की इजाज़त हुकूमत नहीं दे रही, गलत कर रही है, उसने भी जलसे किए हैं। फिर दूसरी तरफ कराची में इजलास होता है, कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है, 2 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है। तो फिर ये क्या, यहाँ पर लॉकडाउन क्यों लग रहा है जब जलसे आप लोग कर रहे हैं जिसमें हज़ारों लोग आएंगे? देखिए, बिल्कुल जहांगीर साहब, क्योंकि ख़ास तौर पर जहाँ पे जलसों की बात है और कोरोना की बात है, वहाँ पर हमने जिस तरह से जैसे शुरू में भी ये वबा आई, उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत बेहतर जो है इंतज़ामात किए इससे निमटने के लिए और लॉकडाउन किया। और अब जब हर मुल्क में यही एक वो SOPs राइज किए गए हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, और उसके तहत जो है अभी भी सिंध में हमने उसी तरह से जो है
उसको फॉलो किया है। और रही बात जलसों की और पीडीएम की, क्योंकि ये एक सियासी पूरा तमाम सियासी जमातों का एक फ़ैसला है और उसमें जब आपने देखा होगा कि हमने जब 18 का भी जो है वो अक्टूबर का जब कराची में जलसा किया था और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो जलसे होते रहे हमारे, उसमें हमने SOPs का जो है वो ख्याल किया है। हमने डिस्टेंस के साथ जो है लोगों को बिठाया है चेयर्स पे, हमने हमारे लोग ही जो है वो वहाँ पे खड़े होते हैं जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मास्क भी, और उसके उन तमाम कराची जलसे में तो शायद SOPs को आप फॉलो करने में किसी हद तक कामयाब हुए हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में रुबीना साहिबा जो मुहिम आप लोगों ने चलाई इलेक्शन कैंपेन की, जो बिलावल भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर कहीं कोई SOP नहीं फॉलो हुआ। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग थे, बहुत अच्छी ज़बरदस्त कैंपेन की बिलावल ने, बड़ी तादाद में लोगों को जमा किया, लेकिन जो SOPs फॉलो करने वाली बात आप कर रही हैं वहाँ पर कहीं अमल नहीं हो सका। वहाँ पे भी हमने किया है और बहुत बेहतर तौर पे, और इस तरह से आप देख भी लें कि उस दौरान जो है वो कोरोना के केसेस कोई इस तरह से हमारे जलसों की वजह से नहीं हुआ है और ना ही लोगों में। बात अगर जलसों की जाए और हुकूमत अगर ये फ़ैसले पहले करती तो हमें हम मान लेते कि हुकूमत की नीयत में कोई हम शक ना करते, लेकिन अगर जिस तरह से अब पीडीएम का वो देख रहे हैं और ख़ास तौर पर ये सियासी जमात, जाहिर सी बात है, वो एक प्लेटफॉर्म देती हैं लोगों को कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर वो उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रही है तो वो हम सियासी जमातों के ज़रिए लोग खुद, अगर हम ना निकले लेकर उनको, तो वो खुद जो है वो आप देखें कि जिस तरह से एहतजाज के लिए निकलेंगे। और लोग जिस तरह से, अगर कोरोना की अगर आप बात करें, कोविड-19 से ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो कोविड-18 है इस मुल्क के लिए। रुबीना साहब, वो 6 माह पहले के मनाज़िर आपको ज़रूर याद होंगे, आप देखें कि ना लोग दवाइयाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ऐसे दोनों हाथ जोड़ते थे, चेहरे पर उनके दर्द होता था, आंखों में नमी होती थी, लोगों से भी SOPs फॉलो करने की बात करते थे और वज़ीर आज़म से भी कहते थे कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन को मज़ीद सख्त कर दें। उस वक्त मुतालबात कर रहे थे और अब सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है। जी बिल्कुल, उस वक्त भी हमने उस वक्त के हिसाब से हमने डिसीजंस किए और अब भी जो है हम जो ख़ास तौर पर हम देख रहे थे, आप देखें कि पिछले साल से जो है वो 10 गुना जो है वो शरह महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। तो मतलब आए दिन ये चीज़ बजाय इसके कि हुकूमत कंट्रोल करे, ये बढ़ती जा रही है। आप अगर कोरोना की वजह, अगर किसी को कोरोना होता है, वो मेडिसिन कहाँ से ख़रीदेगा? वो इवन पैराडोल ख़रीदने जैसे नहीं है लोग। वो अगर जो कोरोना की जो प्रिकॉशनरी कोई मेडिसिन होती हैं वो नहीं ख़रीदने जैसे, तो वो आप मतलब कैसे आप लोगों को रोक सकते हैं? तो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आपके इस मौक़िफ़ में चेंज आया। कमल साहब, जो है वो ऑपोजिशन जो भी जलसे कर रही है तो बता रहे हैं कि जबकि हमने देखा भी कि SOPs को नहीं फॉलो किया जा रहा। कल मानसहरा में मरियम नवाज जब गुफ्तगू कर रही थी, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। अगर SOPs को फॉलो करते हैं, महदूद तादाद में लोग लाते हैं, तो फिर हुकूमत जलसे की इजाज़त इनको दे देगी? देखिए जी, जो रूल ऑफ लॉ होता है वो सबके लिए होता है, तो सब पे इम्प्लीमेंट होगा। NCOC ने कंसल्टेशन के बाद अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो वो लोगों की ज़िंदगी को, उनकी सेहत को प्रायोरिटी पे रख के बनाई है। ये बख्तावर की मंगनी नहीं है कि जहाँ कोविड-19 के टेस्ट कराए बगैर कोई आ नहीं सकता, क्योंकि वो अशराफिया की गैदरिंग है। यहाँ पर जब अवामुल नास की आप बात करते हैं तो फिर आप उनको और तरीके से लेते हैं। दूसरी आवाम की भी उतनी जिंदगी और चीजें जो है वो अहम है। जहाँ तक मैं आपको पहले बता रही थी, कमर जमान कायरा इनके चीफ मिनिस्टर, और उसके अलावा जो दामाद आला सफदर साहब, राजा परवेज अशरफ, ये सब कोरोना का इस वक्त शिकार हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। ये हमारे कितने मेंबर्स हैं जो इस वक्त कोरोना का शिकार हैं। जिस वक्त असेंबली के इजलास होते हैं उस वक्त तो ये चीखो पुकार करते हैं। नफीसा शाह साहिबा ने 9 मार्च को उनकी आप स्पीच निकाली है, किस तरह खड़े होकर वो चीख के उन्होंने चलता इजलास मुलतवी करवा दिया। और अभी जो स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें से ये उठ के चले जाते हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे कोई हो कि जी कोरोना फैलने का खदशा है। लेकिन जहाँ पे इज्तिमात होते हैं, मैं ये ठीक कह रही हूँ, SOP ये फॉलो करते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेज पे फॉलो होता है। जहाँ अवाम उन्नास खड़ी भी होती है वहाँ पर सारों का सत्यानाश ही हो रहा होता है। कमल साहब, कल मानसहरा में स्टेज पे भी SOP फॉलो नहीं हो रहा था। मरियम नवाज जब बात कर रही थी, आसपास 10-12 लोग थे, बगैर मास्क के थे, लेकिन अभी तक इंतजामिया ने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं हुआ। हुकूमत भी ये खास और आम का फर्क रखती है। स्पीचेस उठाइए,
नेशनल असम्बली की, जिस वक्त ये वजीर आजम पे और हुकूमत पे तनकीद कर रहे होते थे और जिस वक्त ये कोरोना के बारे में बता रहे होते थे, अपनी एक्सपर्ट राय दे रहे होते थे, बिलावल साहब दे रहे होते थे, बाकी इनके पार्लिमानी लीडर्स दे रहे होते थे कि ओहो हो ये तो इतना खौफनाक चीज है और वजीर आजम को तो पता ही नहीं है। अब जब इसकी सेकेंड वेव आई है तो इसने म्यूटेशन की है, इसके बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं जो चेंज हो गए, जिसकी वजह से ये ज्यादा लीथल होना शुरू हो गया और हमें इस वक्त जो भी करना है, हर दिन सिचुएशन चेंज हो रही है। आप 15 दिन पहले की बात कर रहे हैं, सब रिलैक्स थे, हम भी रिलैक्स थे, लेकिन आज स्टैटिस्टिक्स चेंज है। आज मेरे अपने घर में 3 लोग इस वक्त इमरजेंसी में और वेंटिलेटर पे 2 लोग मौजूद है। हम किस तरह कहें कि जनाब ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं लेकिन करता। कमल साहब ये भी सवाल ही निशान है कि 15 दिन पहले क्यों रिलैक्स है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेव तेज होती है और फिर बहुत शदीद हो जाती है। तो हुकूमत को पहले नहीं आइडिया था कि ये लहर शदीद हो सकती है। ऊपर जाना शुरू हुआ, एनसीओसी उस वक्त भी मना कर रही थी, उस वक्त भी लोगों को बताया जा रहा था, लेकिन जिस वक्त अब उन्होंने देखा है कि ऐसी सिचुएशन लामहला हो गई है कि आवाम की जिंदगियों का और उनकी सेहत पे हमें चीजों को चेक एंड बैलेंस में रखना है और हम ये नहीं चाहते आज जो इन्होंने हरकत की। आज 20 नवंबर है, एक हफ्ते पहले तक मुझे प्लीज एक अच्छा आर्गुमेंट कंप्लीट कर जी आप बात आपकी कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप बात कीजिए। मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि जब एक्सपोनेंशियल का ऊपर जा रहा है, उन्हें लगता है कि हम बाकी इकोनॉमी को चला सकते हैं, तो एक सिलेक्टिव तरीके से जो चीजों को कंट्रोल करना है वो हमने करना है, और जब रूल या लॉ या पॉलिसी बनती है वो सब पे इम्प्लीमेंट होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, जो लॉ की वायलेशन करेंगे वो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दूसरी बात यह है कि तमाम सूबाई हुकूमतें बैठ के कंसल्टेशन करती हैं जब पॉलिसी मेकिंग हो जाती है। जहाँ तक फेडरल की बात है हम रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन बाकी तमाम सूबाई हुकूमतें अपने अपने इलाकों में खुद इसको इम्प्लीमेंट कराएंगी। उसकी जवाबदेही आप फेडरल से नहीं मांगेंगे, उसकी जवाबदेही वहाँ के सूबे की हुकूमतें जो है वो खुद देंगी, और उनको जो इसको सीरियसली लेंगे वो इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, नहीं लेंगे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसका फिर नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि अवाम भूखी मरे, हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमीज -28 -20.8 पे जाके और फूड इन्फ्लेशन, और इस वक्त हालात तो आप देखें कि इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है। ये अपनी सियासत और मुनाफकत चमका रहे हैं। इनसे कहें कि वही SOPs बनाए अपने जलसों के जो इन्होंने अपने घर के फंक्शन के लिए बनाया है। ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं आम आवाम के साथ? वहाँ अशराफिया आ रही है, उनकी जानें बहुत कीमती हैं, और अवाम नास को बुलाना है तो आपने उनके लिए जो है वो हम जी सैनिटाइजर दे देते हैं, हम मास्क दे देते हैं, उनके भी फिर कोविड-19 के टेस्ट कराएं और उसी तरीके से उनको भी लेकर आइए, उनको भी VIP ट्रीटमेंट करें जो आपको वोट देकर लेकर आते हैं। 300 का मजमे पे पाबंदी नहीं है, 300 लोग बुला लें, उनको 6 फुट के फासले पे खड़ा करें और कर लें जो करना है। लेकिन अगर आप SOPs को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते और लोगों को आपने भेड़ बकरियों की तरह ला के खड़ा करना है, तो फिर देखें जो फिर पॉलिसी बनती है वो सिलेक्टिव नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन कमल साहब यहाँ सिलेक्टेड चेयरमैन हैं पर्ची वाले जो समझते हैं कि वो उनकी जान और उनकी फैमिली की बहुत ऊपर है, बाकी अवाम जो है जिस तरह वो सिंध के अवाम को ट्रीट करते हैं इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अवाम को ट्रीट करेंगे। सॉरी, तो कमल साहब आज बना है वो सबके लिए बराबर। आज हम 20 नवंबर को बात कर रहे हैं। आज से ठीक एक हफ्ते पहले 13 नवंबर को इलेक्शन कैंपेन हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान की। वहाँ जुल्फी बुखारी भी थे, मुराद सईद भी थे, अली अमीन गंडापुर भी थे, और हज़ारों की तादाद में उनके सामने लोग भी जमा थे। कोई SOP फॉलो नहीं हो रही थी। सिर्फ 7 दिन पहले की बात है। तो ये सारा फैलाव कोरोना का सिर्फ 7 दिन में तो नहीं हुआ, इससे पहले भी ये लहर चल रही थी। जैसा आपने कहा कि 15 रोज़ पहले ये आहिस्ता आहिस्ता शदीद होना शुरू हुई है। कोई SOP नहीं फॉलो हो रही थी उस वक्त। देखिए, मैंने आपको बड़े तरीके से साइंटिफिकली पूरा एक्सप्लेन किया। आज से 3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने कमेंट्स दिए हैं। उनसे पूछना चाहिए कि आपने 8 दिन पहले क्यों नहीं दिया, उन्होंने सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले लिया। रोजाना के स्टैटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, जो ग्राउंड की रियलिटीज होती हैं, जो ग्राउंड पे चल रहा होता है उसके मुताबिक एक्शन लिए जाते हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस फेल्ड एंटी स्टेट PDM की जो मूवमेंट है उससे कोई हुकूमत को खतरा हो रहा है तो वो फिर दीवाने का ख्वाब है। हाँ, आवाम को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये खुद भी बहुत बड़ा वायरस है और ये आवाम को भी बीमार करना चाहते हैं और उसके बाद जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये लिख के दे दें कि अगर कोरोना की वजह से इनके जलसों में आने वाली आवाम में से अगर किसी की भी जान जाएगी तो उसकी FIR मरियम नवाज पे और बिलावल पे काटेंगे, और बाकी 11 लोगों पे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बाकी पार्टियों के बैठे हैं तो 100 दफा जाके कर लें जल्द से। फिर इन पे FIR कटेंगी जो लोग वहाँ पे आएंगे, और अगर हलाकतें हुई उस इलाके में उन लोगों में जो इनके जलसों में आके बीमारी लेकर वापस गए। ठीक है, आपको पता है कि कल खातिम हुसैन रिजवी साहब इस दुनिया से कूच करके बुखार था, उनके सिम्टम्स बहुत क्लोज थे जो कोरोना से के नजदीक है, हालांकि उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन कभी इम्कान यही है कि इसी किस्म के
बीमारी को वो लेकर आए थे। देखें, ये इस वक्त मजाक नहीं है। आम इंसानों की, अवाम की, पाकिस्तानियों की जानें सियासत से ऊपर हैं। ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सही। आपने जो करना है ना, जो एड़ी चोटी का दौर आप पिछले 2.5 सालों से लगा रहे हैं, वो बाकी चलें। अब ये सवाल जो आपने उठाए हैं, जरा रूबीना साहिबा से इसका जवाब भी लेते हैं। रूबीना साहिबा, तो फिर अब कोई भी आपके जलसे में आता है, उसकी तबीयत खराब होती है, खुदा ना खास्ता अगर उसमें से पूरे मुल्क में किसी भी शख्स की कोई जान चली जाती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या अपोजिशन कबूल करेगी? और ये जो मंगनी में जो लोग आ रहे हैं, उनके कोविड टेस्ट पहले हों, नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आना ज़रूरी है, फिर वो शिरकत कर सकते हैं। ये उसूल जलसों के लिए, आम आवाम के लिए क्यों नहीं है? ये फ़र्क क्यों है ख़ास और आम का? मैं तो पीटीआई के लोगों के लिए जो आके टॉक शोज़ में बात करते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि शर्म तुमको मगर आती नहीं, कि जिस डिटाई के साथ ये अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं, अपने सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे होते हैं, और अपनी करप्ट, जो मैं कहूँगी कि जितने भी मुल्क के करप्ट लोग थे उस कैबिनेट में बैठे हैं, उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, तो इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती जिस डिटाई के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं और दूसरों के लिए बातें करते हैं। मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से बिल्कुल हमें आवाम की सेहत, आवाम के मसाइल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से उनके साथ अपनी आवाम के साथ जो है वो कनेक्ट रही है, और उनके जो प्रायोरिटी वाइज जो भी इश्यूज़ होते हैं हम उसको टेकअप करते हैं। कोविड-19 की जिस तरह से जब शुरू में लहर आई थी, हमने जो मेजरमेंट्स लेने थे, सिंध हुकूमत ने, बल्कि पूरे एशिया में जो है अभी ये खास और आम का फर्क क्यों है? जब वो जो है वो अगले जुमे को जो मंगनी होने जा रही है, वहां पर तमाम मेहमान कोविड टेस्ट करा के नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आएंगे। ये जलसे में जो आवाम आ रही है, इसके लिए भी तो नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी जरूरी होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जहांगीर साहब सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाते हैं पीटीआई के लोग, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, शायद वो जो है वो, ये तो आप तो सब कुछ भेज सकती हैं जी, हमें पता है, हम तो पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, हम तो लोगों के साथ कनेक्ट हैं, बिलावल हाउस में आना जाना है, सारा कुछ है। आप तो, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो किसी उस पर बात कर रहे होंगे, तो बिल्कुल वो एक 100% जो है वो सॉलिड बात। इस तरह के प्रोपेगेंडास जो है वो, ये पीटीआई की ये आदत है कि ये झूठ जो है वो इतनी ढिठाई के साथ बोलते हैं। खुद अगर मेरे लिए ये कुछ भी बोल दे तो मुझे अपने आप को जो है वो इनको सबूत के साथ दिखाना होगा, फिर ये मानेंगे कि हाँ, ये फिर भी ये नहीं मानेंगे, ये इस तरह के लोग हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की बातें करना, बख्तावर भुट्टो, मैं समझती हूँ अब तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी हैं, उनकी अगर शादी मंगनी होने जा रही है तो आप लोगों को इससे क्या, आपके तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने 4 शादियां करके बैठे हैं, वो आप उनकी जो इशू है उस पर बात कर रहे हैं, वो बच्ची की खुशी है, इस इशू को पर्सनलाइज नहीं कर रहे हैं। वहाँ जो लोग आएंगे उनके लिए जरूरी है वो कोरोना टेस्ट करा कर आए। जलसे भी आप लोग के हो रहे हैं, वहाँ भी आपकी लीडरशिप होती है, और आवाम उससे ज्यादा बड़ी तादाद में कई हजार गुना आते हैं वहाँ पर। वहाँ पे भी हमने खुद जो है वो मास्क बांटे हैं, हमने खुद सैनिटाइजर बांटे हैं। वहाँ पे जलसे जुलूसों में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हैं, पीडीएम के हो रहे हैं, वहाँ पे हमने एसओपीज़ का ख्याल किया है, हमने हमेशा अपने लोगों का ख्याल किया है और अब आगे भी करेंगे। लेकिन जो ये महंगाई है और जो ये इस हुकूमत के जो कारनामे हैं, इनको तो इन हालात में अब घर ही जाना होगा। आप खुद देख लें कि अब ना कोई, पहले एक मुतवस्सित तबका होता था, एक मिडिल क्लास होती थी, वो भी नहीं है, अब तो वो भी गरीब से गरीब तर होती जा रही है। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, गंदम जो है वो आए रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है, ना सब्जी खा सकते हैं, ना दालें खा सकते हैं, ना ये सवालात तो इनसे करते हैं, जाहिर है फिर वक्तन फवक्तन ये सवालात करते रहते हैं और हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी भी बताती रहती है। सवालात तो करते हैं, लेकिन उसका हल भी तो यही होता है ना कि अवाम जो है वो एहतजाज करे, अवाम जो है, जो जिनके पास अवाम की ताकत है उनके साथ वो बताए कि हाँ भाई ये मुल्क, अगर ये मतलब ये कहते हैं ये तो है ही नहीं, मैंडेट लेके तो आए हुए लोग हैं ही नहीं, ये तो सिलेक्टेड हैं, इनको तो जिस तरह से रुबीना साहब बिल्कुल वैलिड सवाल आपने उठाए। अब जरा कॉफिन की जो कंवल साहिबा से मैं ये जानूं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उन्होंने बता दिया है कि ये जो है वो इलेक्शन धांधली ज़दा हुए हैं।
आप देख लें कि फॉर्म 45, 46 जो है वो कैंडिडेट्स को दिए ही नहीं गए टाइम पे। आप देख लें कि जिस तरह से धाने एक बंदा जो पाकिस्तान पीपल्स इस मामले पे बिल्कुल डिटेल से बात की है, कल शमीला साहब हमारे साथ मौजूद थी और दो वोटों से आप इस मामले पर डिटेल से बात हुई है। ये रुबीना साहब आपकी तरफ आता हूं जरा वापस, वो मैंडेट लेके रुबीना साहब आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। अब कमल साहिबा, कल मानसहरा में जलसा हुआ, इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेशावर में 22 को जलसा होने जा रहा है, जलसा तो होगा, लोग भी आएंगे, इंतजामिया ने फिर इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो हुकूमती रिट कहाँ है? अगर एनसीओसी की तजवीज़ है ये जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए और अपोजिशन कर रही है, तो फिर हुकूमती रिट नजर आनी चाहिए ना कार्रवाई की सूरत में। कार्रवाई क्यों नहीं होती फिर? जहांगीर, मैं पहले जरा इनको जवाब दे दूं। जिस किस्म की जुबान इन्होंने इस्तेमाल की और जो ये इल्जामात लगा रही हैं, असल में अगर ढिठाई और बेशर्मी देखनी है तो वो आप सिंध हुकूमत के नुमाइंदों में देखें, जो 12 साल के बाद आज तक अपनी सिंध की आवाम को, जिनके साथ ये बकौल इनके खड़ी होते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं दे सके। कोरोना में अगर किसी को इशू हुआ था तो वो कराची में वो बेचारे हॉस्पिटल जाने से पहले मुख्तलिफ एम्बुलेंसेज में फिर के बेचारों की जान चली गई। ये तो भला ईदी साहब का जो आज तक कराची में या चीपा का जो अगर खुदा न खास्ता कोई इशू हो जाए तो वो एम्बुलेंसेज जाती हैं। ये 12 साल की जो नाकाम, नालायक और एक सिलेक्टेड साथ में बीआरटी का भी आप जिक्र करते हुए चले जाएं, जो धक्का स्टार्ट। रुबीना साहब बात रुकिएगा जरा, कमल साहब को अपनी बात नहीं किया जी जी अपनी बारी में बात करें। जी कमल साहब, इनकी सारी बदजुबानी और फजूल के जो इल्जामात थे वो सुने, अब ये भी तसल्ली से सुन लें। जी जी, अपनी परफॉर्मेंस सुने कि ठट्ठा में 7 बच्चे अगर डूबने से वफात पाते तो गधा गाड़ी पे उनके पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं, क्योंकि पास का अस्पताल है ही नहीं। ये सारी बातें इनकी जुबानी सुनने वाली हैं। अगर ये प्राइसेस की बात कर रही हैं, अव्वल तो ये स्टैटिस्टिक्स दे नहीं रही हैं। अगर आप इस वक्त 2 तरह की जो होती है इन्फ्लेशन, उसमें कोर इन्फ्लेशन 7.8 थी लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में, इस वक्त वो 5.6 है। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को मैं कोट कर रही हूँ, अभी चेक कर लीजिए। और जहाँ तक फूड इन्फ्लेशन है वो सिक्लिकल होती है, उसमें डिमांड सप्लाई का बहुत ज्यादा जो है वो रोल होता है। और इस वक्त जितना भी चीजें चल रही होती है ना, वो प्रोविंस के लेवल पे चल रही होती है। ये अपने प्रोविंस में लोगों को सस्ती गंदम देने में नाकाम रहे। 21 अक्टूबर तक इन्होंने गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं की, 27 अरब की गंदम छुपा के बाहर फेंकी रखी, और करोड़ों की गंदम जो है वो इनके यहाँ चूहे खा जाते हैं, लेकिन आवाम को नहीं देते हैं। हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है एसओपीज जब कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है? आप सुन ले जहांगीर, आपने उनकी पूरा भाषण सुना है, मुझे प्लीज इंटरप्ट किए बगैर मेरी भी आर्गुमेंट सुन लिया। बताइए, मैं ऑलरेडी फोन पे बैठी हुई हूँ, तो मेरी जरा बात आप बताइए। रोटी कपड़ा मकान के नारे जरूर लगाए और पानी भी आवाम को नहीं मिलता है। और जिस वक्त वहाँ पे सैलाब आ जाए तो कराची के जो हालात थे वो पूरी दुनिया ने देखे। ये 12 साल की परफॉर्मेंस थी, पूरे सिंध को जो है वो सैलाब बहा के ले गया। इसलिए कि वहाँ पे अगर कहीं काम हुआ है ना कराची में, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिलावल हाउस में हुआ है, जहाँ पर ये फंक्शन होने जा रहा है। और बिल्कुल बेनजीर, और जरदारी की बेटी को बहुत मुबारक हो, लेकिन अगर आप अवाम का खून चूस चूस के और उनको फैसिलिटेट किए बगैर, उनको आप सिर्फ खपाने के लिए और उनका सत्यानाश करने के लिए और जलसों में बुला के 500-500 रुपए दे के और उनको फिर जोर जबरदस्ती से वहाँ बंद करने के लिए रखेंगे, तो हम जरूर आवाज उठाएंगे। जहाँ तक आपने वजीर आजम पे इल्जाम लगाया कि जी वो यूं करते हैं और वो, तो उनकी प्राइवेट लाइफ में उनकी इस वक्त भी एक ही बेगम है। किसी की जिंदगी में अगर शादी हुई है या नाकाम हुई है, निकाह करके अगर इस्लाम के मुताबिक उन्होंने कोई काम किया, कोई नाजायज काम नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वजीर आजम को कोई मिस्टर 10% नहीं कहता और उन पे कोई इस किस्म के इल्जामात नहीं लगाता। अब आज आपने कहा हुकूमत की रिट, हुकूमत अपनी रिट पूरी दिखाएगी। ये जो आपने चीखें और बिलबिलाहट सुनी है ना कि जी ये हमारे पे तो जलसों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऊपर से यही शोर मचाएंगे कि जी हमारे पे जलसों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, क्योंकि जो जलसों के इनके हालात थे और जिस तरह के लोगों को कोशिश कर रहे थे मैनेज करने की, जी जी, वो तो इनकी समझे एक तरह से कोरोना की वजह से जान छूट। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। कमल साहबा, रुबीना कायम खानी साहब, बहुत शुक्रिया। नशिस्त में इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। वक्त बिल्कुल इस सेगमेंट का खत्म हो गया, अभी एक ब्रेक लेते हैं। तो
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 22 नवंबर को पेशावर में पीडीएम का जलसा होना है। पेशावर इंतजामी ने इजाज़त देने से मना कर दिया है, लेकिन पीडीएम के कोऑर्डिनेटर और पीडीएम के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि ये जलसा अपने वक्त पर ही होगा। कल भी मानसहरा में जलसा हुआ, उसकी भी इंतजामी ने इजाज़त नहीं दी थी। अब पेशावर की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या सोच रही है? कामरान बंगश साहब मुशीर इत्तलात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब कल मानसहरा में जलसा हुआ था, परसों फिर पेशावर में होना है। कल भी इजाज़त नहीं दी इंतजामिया ने, परसों की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन पीडीएम ने कल भी जलसा किया और परसों भी करने जा रही है। क्या करेगी हुकूमत फिर? ये तो हुकूमती रेट को मुस्तकिल चैलेंज किया जा रहा है। ये देखें, अपोजिशन की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बचगाना हरकत हो रही है। ये हटदर्मी का और ये इस तरह की जो बेवकूफ़ाना हरकत है, ये इसका टाइम नहीं है। कोरोना जो है वो सिर्फ पेशावर की अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊं तो 13% है, और जो पिछले हफ्ते के निस्बत दुगना हुआ है, यानी पिछले हफ्ते 6% था, अब 10%। तो इन हालात में ये इस तरह की बातें करना और ये हुकूमत को भड़काना कि जी हुकूमत कुछ भी करे हम करेंगे, हमारा मकसद अब इस वक्त सियासत का नहीं है, ना हम किसी किस्म की जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं। ऑपोजिशन जो है वो खुद अपने लिए एक गड़ा खोद रही है और हमारे अवाम को एक मुस्तकिल थ्रेट में डाल रही है। अवाम की जिंदगी और अवाम की सेहत को ये थ्रेट है, धमकी है, और ये कुलम कुला मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं ऑपोजिशन। तो हुकूमत ने तो बारहा, हमने तो देखें अपनी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए हम तो खुद उनको दावत भी दी है, हमने जरगा भी बना लिया, उनके साथ मुज़ाकरात की भी दावत दी, उनको ये भी कहा कि उनके साथ उनको हम बाकायदा तौर पर कोरोना के बाद उनको हमने ओपनली कह दिया कि जी कोरोना के बाद आप आएँ, जलसे करें, जुलूस करें, जितने भी करना चाहते हैं। उससे हमारी हुकूमत की सेहत पे या सियासी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सियासत जारी और सारी रहती है। ये वक्त अब सियासत का नहीं है बल्कि क़यादत शो करने का है, लीडरशिप दिखाने का टाइम है। तो अब ये पता नहीं ये किस उसमें कर रहे हैं, किस बोगस और अनाज में ये लगे हुए हैं। कामरान साहब, फिर लोगों को ये स्टेटमेंट जब हुकूमती रेट को कहीं से भी चैलेंज किया जाता है तो फिर हुकूमत हरकत में आती है, एक्शन लेती है। वो एक्शन क्या हो सकता है? कल मानसहरा में जब इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी, फिर जलसा हुआ, वहाँ पर फिर हुकूमत ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उस पर अगर एक्शन लेते तो शायद पेशावर जलसे को रोकने की उसका कोई नुक्ता आगाज़ आपको मिल जाता। अरबाब साहब, इनका एक तरीकाकार है रोना धोना, रोना पीटना, ये लगाया होता है हर वक्त। तो हम इनको किसी किस्म की सियासी शहादत का मौका नहीं देना चाह रहे, वरना हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है कि ये जत्थों को हम रोक सकें। ये 11 जमाती जत्थे जो हैं जो हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इनको एक मौका मिल जाएगा और फिर ये अपना रोना धोना पीटना शुरू कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने दोबारा से भी ऐसी हरकत की और उसकी वजह से केसेस में इजाफा हुआ तो हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। हम इनको जो है फिर अपने कानूनी जो ऑप्शन हैं वो इस्तेमाल करके फिर हम इनको दिखा देंगे कि ये जब हुकूमती रेट को या कानून को बाकायदा तौर पर ये चैलेंज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आप पढ़ लें, ये पता नहीं किन सोचों में घूमे। अगर ये जितना भी बड़ा जलसा कर लें हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें बतौर हुकूमत या बतौर एक सियासी जमात के हमें क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क इतना पड़ेगा कि अवाम की जिंदगी अगर खतरे में हुई, हमारा हेल्थ सिस्टम चौक हुआ, इधर कोरोना केसेस बढ़े, अवाम की जिंदगी खतरे में पड़ गई, तो ये हमारे लिए। कामरान साहब, ज़ाहिर है अवाम की जिंदगियों को महफूज करना जिम्मेदारी तो आपकी ही है। वो चाहे अपोजिशन नहीं मान रही, जलसा कर रही है, एनसीओसी अगर तजावीज़ देती है फ़र्ज़ के तौर पे कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए, और कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है, वो स्कूल खोलता है फिर भी, तो उसके खिलाफ हुकूमत एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। अपोजिशन के खिलाफ जब आप लोग एक्शन नहीं ले रहे, जब कार्रवाई नहीं कर रहे, और फिर ज़ाहिर है इस बात का बरमला इजहार भी किया जा रहा है कि नहीं सियासी शहादत का मौका उनको नहीं देना, तो अवाम की जिंदगियों को तो खतरे में डाला जा रहा है। फिर अवाम क्या करे, कहाँ जाए, जब हुकूमत भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है? देखिए, हम लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे, और हम अपने ऑप्शन हमारे पास खुले हुए हैं। इनको हम ना तो बाय फोर्स रोकना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं हम इनको करने देंगे कि ये अवाम की जिंदगी को एक खतरे में डाल दें। पेशावर की मैं आपको एक पोजीशन बता दूं कि पेशावर सबसे ज्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है और इसकी वजह से सुपर कन्वर्जेंस हो सकती है। तो इनको भी मेरे ख्याल से देखें, अगर हम जोर जबरदस्ती या फोर्स इस्तेमाल करें तो इनको हम रोक सकते हैं। बड़ा आसान है, जैसे इन्होंने हमेशा किया है। हमारी सबसे बड़ी रैली थी, इन्होंने सवाबी के मुकाम पर नून लीग नहीं रोकी थी उनकी उस वक्त जो वफाकी हुकूमत थी, और इन्होंने हमेशा जो स्टेट मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया। जमहूरी हमारा एक राइट था, हम एक जमहूरी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये अब क्या बात हुई कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और आप
छोटे बच्चों की तरह जिद पे अड़े हुए हैं। अगर हम आपको कुछ कहेंगे तो कल को आप रोना धोना पीटना शुरू कर देंगे। कामन साहब, फिर जहाँ इनको जलसा करना है उसके इर्द गिर्द के इलाकों में फिर कंटेनर्स लगाकर रास्ते वगैरह बंद किए जाएंगे, ब्लॉक किए जाएंगे, ये कोशिश की जाएगी कि लोग फिर जलसा का ना पहुंच सकें। जाहिर है उनकी जानों को महफूज करने के लिए चाहे आप ये इकदाम उठाएं, लेकिन फिर ये इकदाम हुकूमत उठा रही है, तैयारी है ऐसी? अरबाब साहब, फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि हम अपने तमाम जो ऑप्शंस हैं वो खुले रख रहे हैं। इनको हम अभी भी मौका दे रहे हैं कि ये सियासी बलूगत का और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और हुकूमत को किसी किस्म की मजबूर ना करे कि हम कोई भी इकदाम उठाएं इस तरह का। और ये है बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इनमें काफ़ी सियासत में रह चुके हैं। अब ये नहीं पता कि ये किसके इशारों पर ये कुछ कर रहे हैं, किसके इशारों पर नाच रहे हैं ये लोग, और एक जलसे से क्या होगा इनको इतनी समझ नहीं आती। हमारी हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचेगा, हमारी सियासत को क्या नुकसान पहुंचेगा, अवाम को नुकसान पहुंचेगा, अवाम अल्टीमेट इसके इफेक्टिव होंगे। अब ये पता नहीं ये किन इशारों पे नाचते हैं, इसकी हम खुद भी अब देख रहे हैं कि क्या वजह है कि ये लोग अब जिद पे अड़ गए। सही। तो कामन साहब, फिर ये क्लियर है कि कोई गिरफ्तारी या कोई केस चाहे इंतजामिया की बात वो माने या नहीं माने, ये ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी अपोजिशन के खिलाफ केपी हुकूमत की जानिब से? अरबाब साहब, हमारे पास तमाम ऑप्शन खुले हुए हैं और हम गौर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको हम अपनी स्ट्रेटजी बहुत जल्द बता देंगे। सही। अच्छा, बीआरटी वाला मामला भी 2 रोज में आपदरा स्टेशन के पास हमने देखा 2 बार बीआरटी खराब हो गई। मनाजिर देखे, लोग धक्का लगा रहे हैं बस को। ये क्यों? बताया गया कि मामूली नुक्स था कोई, लेकिन ये मामूली नुक्सों या ये आग लगने के वाकयातों ये काबू में क्यों नहीं आ पा रहे? क्या वजह है? ये इसकी इंक्वायरी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। जो 2 वाकयात पेश आए हैं, बतौर जो टेक्निकल लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, मामूल का ऐसा है, लेकिन हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, 2 केसेस जो दोबारा रिपोर्ट हुई हैं रिजम्पशन के बाद, तो हम इसको देख रहे हैं और इसको इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या ये टेक्निकल मसला है या कोई और वजह भी है। क्योंकि आप देख लें कि जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है या कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होती है तो इस तरह के वाकयात सामने आना शुरू हो जाते हैं। और ये बीआरटी जो है एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है सब लोगों के लिए। तो हम उस एंगल से भी इसको देख रहे हैं कि कहीं ये किसी की साजिश या कोई वो तो नहीं है जिसकी वजह से इसमें ये मसाइल आ रहा है। साहब, ज़रा सॉफ्ट टारगेट तो क्योंकि बार बार वाकयात पेश आ रहे हैं, इसलिए वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं, नजर भी आ रहा है, आग भी बार बार लग रही है, तो ये सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या जल्दबाजी में इसका इफ्तिताह कर दिया गया, क्या मैकेनिकल सिस्टम का प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किया गया था? क्योंकि उसमें लोग मौजूद होते हैं, अगर खुदा न खास्ता चलती बस में आग लग जाए तो लोगों की जिंदगियों को वहां भी खतरात लाक हो सकते हैं। देखिए, इसमें जो बसेस की वर्क है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको बुनियाद बनाकर ये कह सकें। सबसे जो मेजर इसका कॉम्पोनेंट था वो कॉरिडोर था, 28 किलोमीटर का कॉरिडोर। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मसला नहीं है। वो जो सिविल वर्क से या कॉरिडोर में या जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का हमारा पूरा प्लान था या फीडर रूट से, उसमें इशू नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक बसेज में ज्यादातर, बल्कि तमाम इशूज जो है वो बसेज में आए। उससे ज्यादा हमारा आईटीएस का सिस्टम है वो भी स्मूथली चल रहा है। कॉरिडोर बिल्कुल ठीक है, कहीं पे कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि जल्दबाजी में हुआ, हाँ, बसेस की जो रिपोर्ट आ रही थी कि वो कैपेसिटर में आग लग रहे थे, वो मसला रिजॉल्व हो गया, जिससे थ्रेटनिंग था वो किसी की जिंदगी खुदा न खास्ता खतरे में ना हो। अब इशू जो 2 रिपोर्ट हैं, दो केसेस, लेकिन इसमें ये भी देख लें कि ये 1% से भी कम बन रहे हैं केसेस, क्योंकि 128 की फ्लीट तो अभी कॉरिडोर पर चल रही है। बसेस का क्या री इंस्पेक्शन आपने कराया? जिस कंपनी से बसेस ली थी, क्या उनसे बात हुई है? उनकी जानिब से कोई क्या जवाब आया? क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद ये इस तरह का कोई वाकया पेश आ रहा है ना। जी, ये जो कंपनी है उनके नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी। जो 38 दिन के लिए सर्विस जो सस्पेंड हो गई थी, उसमें भी उनके साथ मतलब ड्यूरिंग द वारंटी है सारी चीजें। तो गवर्नमेंट के ऊपर इससे कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। इशू जो अभी ये 2 केसेस रिपोर्ट हुए, एक क्लच का इशू था और एक गियर का इशू था। ये दोनों जो है वो कंपनी के साथ टेकअप किया हुआ है हमारी कंपनी में जो ट्रांस पेशावर है, लेकिन हम इसको नहीं कर सकते। आप ठीक करें साहब, हम इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करें। तो इनकी इंक्वायरी तो चल रही है कामन साहब, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि जितनी भी बसेस हैं, तमाम बसेस को एक बार एक री इंस्पेक्शन आप करवा लें, उनको रीचेक कर लिया जाए, ताकि अब ये सिलसिला चूंकि 38 रोज तक ये बंद रही थी, उसके बाद ये चलना दोबारा शुरू हुई है, तो अब ये सिलसिला रुके नहीं आगे। फिर चूंकि आवाम को एक सहूलत तो मिल गई है, तो इसका सिलसिला जारी रहना चाहिए। अरबाब साहब, मैं अभी आया हूँ पेशावर सिटी का विजिट करके, क्योंकि मेरा हलका भी है, तो बहुत ज्यादा लोगों की एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा लोग हैं इसमें।
अब आपका जो ये पॉइंट है कि सारे बसेस को एक दफ़ा फिर से मैकेनिकली देख लिया जाए, तो इसके ऊपर यकीनन हमने काम शुरू किया हुआ है। लेकिन एक दफ़ा जो ये 38 दिन रुकी है बस, इसमें जो इशू आ रहा था उसकी तो सारी बसेस की क्लियरेंस हो चुकी है। लेकिन अब ये जो 2 इशूज आए हुए हैं, इसके बारे में भी हम यही कह रहे हैं कि दोबारा से ओवरऑल मैकेनिकल ठीक है। कामरान बंगर साहब जी बहुत शुक्रिया। कामरान बंगर साहब खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात मौजूद थे और दोनों मामला में अपने ख्यालात जाहिर किए। उन्होंने कहा कि तमाम ऑप्शंस खुले अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई के, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपोजिशन मान जाए और जलसा ना करे, लेकिन अपोजिशन अपनी जगह जलसा करने पर मुसर है। और BRT के बारे में उन्होंने कहा कि इंक्वायरी चल रही है इन दोनों मामलों की और जल्द ही जो भी रिपोर्ट उसकी होगी उसको मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा और बसों में जो भी नुक्स मौजूद हैं उनको भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत बनाने के बाद वजीर आजम इमरान खान ने कई वादे और ऐलानात किए, जिसमें एक वादा बिजली की कीमतों में कमी का भी था। माजी में बिजली महंगी होने पर इमरान खान खुद बिल जलाते रहे, लेकिन 2.25 सालों में अवाम के सिर्फ और सिर्फ दिल जलते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के सिर्फ पहले 1 साल की अगर हम बात करें तो माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मुख्तलिफ औकात में बिजली मजमूई तौर पर 12 रुपए 34 पैसे फी यूनिट तक महंगी की गई और सार्फिन पर 120 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। सालाना टैरिफ की मद में बिजली अलग से 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी की गई और इसकी मद में आवाम पर 450 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। पावर डिवीजन के हुक्काम के मुताबिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 के दौरान माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत बिजली 12 बार महंगी की जा चुकी है, जबकि इसी अरसे के दौरान 3 बार मजमूई तौर पर 50 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती की गई। अगस्त 2018 में बिजली 1 रुपए 16 पैसे, सितंबर में 19 पैसे, अक्टूबर में 47 पैसे, दिसंबर में 56 पैसे, जनवरी 2019 में 1 रुपए 71 पैसे, फरवरी में 80 पैसे, अप्रैल में 55 पैसे, मई में 9 पैसे, जुलाई में 1 रुपए 77 पैसे, अगस्त में 1 रुपए 66 पैसे, सितंबर में 1 रुपए 82 पैसे, अक्टूबर में 1 रुपए 56 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई, जबकि नवंबर 2018 में बिजली 33 पैसे, मार्च 2019 में 4 पैसे और जून 2019 में 13 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई। नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त बिजली की फी यूनिट कीमत पर वजीर आजम इमरान खान बात करते थे कि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत महंगी है और इस महंगी बिजली का बिल मैं और आवाम क्यों दें, और इसी वजह से वो बिल भी जलाया करते थे। लेकिन आज जो बिजली की कीमत बढ़ रही है, अब इसकी जिम्मेदारी किस पर है और क्यों ये मुस्तकिल बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहत हैं, जानने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताबिश गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा, मुस्तकिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमत बढ़ते ही जा रही है, हर महीने कुछ पैसे, कभी कुछ रुपए इसमें इजाफा हो रहा है। सिर्फ शुरू के 15 महीनों की अगर हम बात करें, 1.5 साल की बात करें, तो 3 बार ऐसा हुआ है कि चंद पैसे बिजली की कीमत में कमी आई है। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, जो माजी में जो मुआहदे किए गए वो यकीनन महंगे मुआहदे थे, इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा कि तकरीबन 25 से 30% ज़ायद बुनियाद पे वो मुआहदे किए गए, इसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। उसके साथ साथ जो बिजली की कीमत में इजाफ़ा होता है, अगर हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी मुआहदा महंगा था, रुपये की कीमत में यकीनन कमी आई है, उसका भी बराह रास्त मनफी असर बिलों के नरखों में जाता है, बिजली के नरखों में जाता है। और भी कई वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे बिजली के नरखों में इजाफ़ा हुआ है। पिछले 1 साल में कोरोना की वजह से बिजली के नरखों में इजाफ़ा नहीं किया गया, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट में इजाफ़ा भी हुआ है। लेकिन आपका जो सवाल है वो जायज़ है, उसके सिलसिले में हुकूमत ने काफ़ी काम किए हैं और जारी भी हैं। एक जो बहुत बड़ा काम पाए तकमील तक इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में पहुंच जाएगा, वो तकरीबन 50 जो IPPs हैं 1994 से लेके अब तक के, उनके साथ हमने कटौती की है उनके नरखों में, और इसका तकरीबन जो सम है वो तकरीबन 836 अरब रुपया होगा, जो कि जो कमी आएगी बिलों में, जिसका बराह रास्त मस्बत असर आवाम तक मुंतकिल होगा। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में वो नर्ख भी कम हो जाएंगे और अगले 25 से 30 सालों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। लेकिन इतना अरसा किसने देखा है? हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 2-3 साल में भी तकरीबन 1 रुपये फ़ी यूनिट तक तो कमी आ जाए इंशाल्लाह।
ठीक है, लेकिन और जो पुराने हमारे प्लांट्स हैं, आप बिजली के महंगे अपने मुआहदों की जो बात कर रहे हैं कि बिजली के महंगे मुआहदे ज़ाहिर पुरानी हुकूमतों ने किए। अब हुकूमत को तो जब आप हुकूमत में नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इल्म नहीं था उस वक्त बिजली सस्ती फराम करने के जो दावे किए जाते थे, ज़ाहिर है वो आज बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। हुकूमत में आने के बाद ये सारा बोझ आवाम पर मुंतकिल कर दिया, सब्सिडाइज बिजली करके आवाम को तो सहूलत दी जा सकती थी, सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता था। देखिए, सब्सिडी तो तकरीबन 200-250 अरब रुपए सालाना दी जाती है, और सब्सिडी भी एक और तलब मसला है। बहुत से जो मुस्तहक़ीन हैं उन तक सब्सिडी नहीं पहुंच पाती, और जो गैर मुस्तहक़ीन हैं वहाँ पे चली जाती है, उसको हमने टारगेटेड करना है। लेकिन जो बुनियादी जो मसला है कि जो पुराने जो मुआहदे हैं और महंगे मुआहदे हैं, ज़ाहिर है उसका खमियाजा तो हम सब भुगत रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 900 अरब रुपए की जो टेक और पे चार्ज है वो सिस्टम बर्दाश्त करता है। टेक और पे से मुराद ये है कि अगर आप इस बिजली को इस्तेमाल करें या ना करें, आपने उसकी अदायगी करनी है, और अगर हम कुछ ना करें तो अगले 2-3 साल में ये 900 अरब रुपए बढ़ के तकरीबन 1600 अरब रुपए तक इसकी कीमत पहुंच जाएगी। और ये ऐसे मुआहदे हैं और ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी शायद इतनी हमें ज़रूरत नहीं है जितना कि पहले सोचा गया था। तो ज़ाहिर है इसकी कमी करने के लिए हमने इन मुआहदों को रीनेगोशिएट करना है। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि एक एग्रीमेंट जो साइन हो चुका है उसको खोला जाए, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। और आपने जो बिजली के नरखों की बात की, अगर हम तमाम का तमाम बोझ आवाम तक मुंतकिल कर देते तो सर्कुलर डेट में जो इजाफा हुआ है, जो तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपए हो गया है आज के दिन, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने वो बोझ पूरा का पूरा आवाम तक मुंतकिल नहीं किया। सब्सिडी दी है और मज़ीद देंगे आगे भी, लेकिन इस तरह सिस्टम चल नहीं सकता। हमने कोशिश ये करनी है कि बिजली के नरखों में कमी लाए, जो जनरेशन कॉस्ट है उसको कम किया जाए और डिमांड को बढ़ाया जाए। डिमांड के हवाले से मैं आपको ज़रा सा जिक्र कर दूं, जो हालिया दिनों में आपने सुना होगा, जो इंडस्ट्रियल पैकेज जिसका फैसला वज़ीर आज़म साहब ने किया कि हर इजाफी यूनिट पे, ख़ास तौर पे अगर आप छोटी सनत हैं तो 50% रियायत दी गई है इजाफी कंजम्पशन पे, और आप बड़ी सनत हैं तो 25% रियायत दी गई है अपने इजाफी कंजम्पशन पे। इस तरह हमारी पूरी कोशिश है और ख्वाहिश भी है और हमें तवक्को भी है कि जो बहुत से सनती सारिफीन जो कि कैप्टिव चले गए थे, सिस्टम से बाहर निकल गए थे, वो वापस आएंगे। लेकिन काबिल साहब, ज़ाहिर है जो सनती सार्फिन है वो तो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं जब भी वो सनतों के मालिक होते हैं, लेकिन ये जो घरेलू सार्फिन है, जो गरीब लोग हैं, आपने कहा कि अभी तो बहुत कम बोझ है आवाम पर, अगर पूरा का पूरा डालते तो फिर तो पता नहीं क्या हालत होती। ये लोग तो अभी भी बहुत पिसे हुए हैं, इनके लिए तो अभी भी ये बिजली बहुत महंगी है। इनके लिए इस तरह की सहूलत कब हुकूमत देगी जो सनती सार्फिन को आप बिजली इस्तेमाल करने पर दे रहे हैं? देखिए, पूरी हमारी कोशिश है, जामे पैकेज पे काम हो रहा है कि बिजली के नरखों में कमी लाई जाए और जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी। आपको मालूम है कि जो निचला तबका है हमारा, उनको तकरीबन 40% तक सब्सिडी अभी भी मिल रही है। अगर हम कॉस्ट ऑफ सर्विस देखें और जो बिजली के नर्ख देखें छोटे घरेलू सार्फिन का, तो तकरीबन 40% वो कम बिलों की अदायगी करते हैं। और जैसे मैंने टारगेटेड सब्सिडी का जिक्र किया था, तो कोशिश ये है कि जहां हम सब्सिडी के बिल को कम करें, लेकिन कम करने के बावजूद जो लोग मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुंच जाए, ताकि उनके बिलों में मजीद कमी की जाए। और जुलाई 2018 में जब ये हुकूमत आई थी, उनको सब्सिडियां उस वक्त एक यूनिट रेट उस वक्त क्या थी, एक यूनिट की कीमत, और आज नवंबर 2020 में क्या हो चुकी है, अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए बता सकें। देखिए, बिजली के नर्ख मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ सारिफिन के अलग होते हैं। इंडस्ट्रियल टैरिफ आज अगर 16 रुपये है, और एक और मैं बात करता चलूँ सनती सारिफिन के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि वहीं पे मुलाजमतें दी जाती हैं, वहीं से मईशत का पहिया चलता है। कि पहले ये पीक और ऑफ पीक का डिस्टिंक्शन होता था कि ऑफ पीक आवर्स में 20 घंटे बिजली के नर्ख 16 रुपये होते थे और पीक में 21 रुपये जाते थे। इसकी वजह से ख़ास तौर पे जो छोटी सनतें वो अपना कारोबार बंद कर देती थी। तो हमने फैसला किया है कि पूरे दिन एक ही रेट रहेगा, जो कि ऑफ पीक रेट होगा 16 रुपये के लगभग, जिसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि जो मईशत का पहिया 24 घंटे चलता रहेगा। लेकिन जहाँ तक घरेलू सार्फिन की बात है, यकीनन वहाँ पे नरखों में कमी लाने की ज़रूरत है। ताबिर साहब, ये पीक आवर वाला जो मामला है, ये भी अगर घरेलू सार्फिन के लिए भी हो और ख़ास तौर पर कराची के लिए भी हो, चूँकि के इलेक्ट्रिक को भी आप हेड करते रहें,
के इलेक्ट्रिक से जितने कराची के इस वक्त सार्फिन परेशान हैं, जिस अजियत में मुब्तला हैं, आपके भी इल्म में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? जो मुस्तकिल फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस बढ़ते रहते हैं, फ़ी यूनिट बिजली की कॉस्ट बढ़ती रहती है, ओवर बिलिंग होती रहती है और फिर लोड शेडिंग भी अपनी जगह पर रहती है। स्लैब सिस्टम तो आपके ही गालबन आपके दौर में मुतारिफ करवाया गया था, उसका क्रेडिट तो आपको ही जाता है। देखिए, जायद बिलिंग का तो कोई जवाब नहीं है और नेपरा को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर हो रही है। जहाँ तक लोड शेडिंग का मामला है, अगेन हुकूमत के ब्याह पे मैं अगर बात करूँ तो अगले साल हम मजीद उनको 450 मेगावाट बिजली का हमने वादा किया है। ट्रांसमिशन लाइन पे काम हो रहा है, इसके साथ साथ मजीद गैस भी दी जा रही है, जिसके तहत उनका जो 900 मेगावाट का प्लांट आ रहा है उसमें 450 मेगावाट के लिए गैस फराम कर दी जाएगी, ताकि समर 2021 से पहले मजीद 900 मेगावाट के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में आ जाए, जिसकी वजह से अगले गर्मियों में लोड शेडिंग में इजाफा नहीं होगा बल्कि कमी होगी इंशाल्लाह। लेकिन जो बुनियादी वजह है कि इलेक्ट्रिक की, वो ये है कि 4 साल से ये इदारा जो 2 करोड़ लोगों को बिजली फराम करता है, तदब्बुब का शिकार है कि उसका एक नया मालिक आने को है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। सब जो के इलेक्ट्रिक को जो रुकावटें अरबों रुपए जो दूसरे इदारों के अदा करने हैं, जिसमें गैस के इदारे हैं और दूसरे इदारे हैं, वो अभी तक नहीं अदा हो पा रहे। आपके दौर के भी वो कुछ वाजिबात मौजूद हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? के इलेक्ट्रिक लोगों से तो बिल पूरा वसूल करती है, लेकिन जिनके बिल्स उनको खुद देने हैं वो अदा नहीं करती, ये क्या मामला है? जी, के इलेक्ट्रिक के वाजिबात जो हैं नेट बुनियाद पर तकरीबन दुगने हो गए हैं पिछले 5 साल में। उसकी कई वजूहात हैं। ये आपको मालूम है कि WSB से पूरी रकम वसूल नहीं होती, इसकी वजह से वैसे GC को नहीं दे पाते। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि वजारत ख़जाना से उनको TDS की मद में पैसे नहीं मिल रहे तो वो फिर NTDC को नहीं दे पाते। इसको इसी का नाम सर्कुलर डेट है। ताबिर साहब, एक हल्के की जानिब से आप पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि आपको वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी लगवा इसलिए गया है कि के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम करना था। तो क्या वाकई एक शेल्टर का इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं आप के इलेक्ट्रिक के लिए और वज़ीर आज़म और के इलेक्ट्रिक के दरमियान? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे के इलेक्ट्रिक को छोड़े हुए तकरीबन 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मैं इस सेक्टर से 20 साल से वाबस्ता हूँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और वज़ीर आज़म साहब ने मुझे दावत दी कि पूरे मजमूई तौर पे मुल्की सतह पे सेक्टर में अगर कुछ मैं बेहतरी ला सकता हूँ तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि मैं मुल्क की खिदमत कर। लेकिन ताबिर साहब, अभी भी बाइको के डायरेक्टर तो आप हैं, जो ज़ाहिर अबराज ग्रुप की कंपनी है और वही के इलेक्ट्रिक की पेरेंट मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। अच्छा जी, मैंने रिज़ाइन कर दिया था आने से पहले। अच्छा, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। ताबिश गौर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी, और कह रहे थे इलेक्ट्रिक अगर कहीं ओवर बिलिंग करती है तो नेपरा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नेपरा तो कहीं अमली तौर पर कोई ऐसी कार्रवाई करती दिखाई नहीं देती। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।